जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का अपने चैनल एक स्टडीज पे। तो आज हम एनसीईआरटी से टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका सॉल्यूशन के साथ रहेगा। इसमें आपका जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें पूरे डिटेल के साथ कब कैसे हुआ पूरा ईस्वी के सहित आपको सब आपका इसमें टोटल सब सब्जेक्ट से इसका मिक्स क्वेश्चन है, केवल एक सब्जेक्ट से नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस से सभी से आपका इसमें सभी का आप लोग थंबनेल देखकर जान रहे होंगे। तो सभी से इसका क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सब लोग बने रहेगा अंत तक और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें 50 क्वेश्चन है, आप सभी को बता देते हैं और अंत तक बने रहिएगा सभी लोग। तो चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का क्या आशय है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का क्या आशय है। तो इसमें क्या आशय है, तो संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है। हम भारत के लोग शब्दों का क्या आशय है, संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी को हम राइट कर लेंगे, संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन का आंसर हम याद कर लेंगे और उसके बाद हम आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत, इसके पूरे डिटेल के साथ हम लोग देखते चलते हैं और ज़्यादातर याद होता है। ऐसे सॉल्यूशन के साथ हम देखते रहें तो याद ज़्यादातर होता है और उस क्वेश्चन से और ऑप्शन आपका सारा चीज़ याद होगा, जो कि एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इससे रिलेटेड आपका ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है अगला बार। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। इसका अर्थ है कि संविधान की वास्तविक शक्ति वैधता भारत की जनता से प्राप्त होती है, किसी राजा, ब्रिटिश सांसद या अन्य बाहरी संस्था से नहीं। संविधान सभा ने जनता की ओर संविधान का निर्माण किया है और इसका 26 नवंबर 1949 को इससे अंगीकृत अधिनियम, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है बताते चलेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, यानी कि संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इस अधिनियम एवं आत्मर्पित किया, इसलिए भारत में जनसत्ता जनसत्ता का सिद्धांत लागू होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है और दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे उस क्वेश्चन में क्या एक और क्वेश्चन मिला था कि संविधान कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें धौलावीरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले में है। तो गुजरात आपका भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे पहले बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ का जिला हो जाएगा और ये धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले में है। और ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यहाँ वर्षा जल के संग्रह, जलाशयों, नलियों तथा जल संरक्षण की अत्यंत विकसित व्यवस्था मिली है। यही कारण है कि धौलावीरा को सिंधु सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन प्रणाली वाला नगर माना जाता है। वर्ष 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, धौलावीरा को ये सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन प्रणाली वाला नगर माना जाता है, जो कि इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों को, और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा गया है जो कि ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में लिखा गया है, तो उसको नहीं देखेंगे। जहाँ पे एग्जाम का नेम होगा देखेंगे। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये सबसे आप लोग कमेंट करते हुए बताइएगा, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है।
और हाई कोर्ट 226 के तहत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 के तहत। लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत। इसके बारे में देखते हैं हम। प्रत्येक नागरिक, अनुच्छेद 32 प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि यदि उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन कर सकता है होता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसमें इससे क्वेश्चन बनता है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। और किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये क्वेश्चन बनता है। सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद, यहाँ पे टिक कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के अंतर्गत विभिन्न रिट जारी कर मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हरित क्रांति भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं और चावल में। तो सबसे ज्यादा उसमें भी से भी कौन था? तो गेहूं में। तो गेहूं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गेहूं में सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। और हरित क्रांति के जनक कौन है बताइएगा? हरित क्रांति के जनक भारत में अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन याद कर लीजिएगा। और विश्व की बात करें तो विश्व के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में। तो कब शुरुआत हुई हरित क्रांति की? तो 1960 के दशक में हुई। और ये खाद हम लिखने में देरी होता, इसलिए हम यहाँ पे पीपीटी हम यहाँ पे बनाकर पहले से लाए हैं। तो देखिएगा 1960 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। और ये उच्च उपज वाले बीज, HYV, हाई यील्ड वैरायटी, सिंचाई सिंचाई उर्वरकों और आधुनिक कृषि तकनीकों के कारण सबसे अधिक वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख लाभार्थी राज्य रहे। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है, भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के तहत किया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल में पाया जाने वाला लौह यानी आयरन युक्त प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना है। और शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर कौन सी रोग होती है? एनीमिया रोग होती है। एनीमिया, जो कि रक्त अल्पता कहते हैं, हो जाती है, जिसमें थकान और कमजोरी महसूस होती है। प्रतियोगी आपका यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत किया गया। अभी आपको पिछले क्वेश्चन के कुछ पहले क्वेश्चन आया था, उसका डिफिनेशन में दिया गया था अंगीकृत किया गया। तो यह बताइएगा आप सभी। हम आपको 26 नवंबर 1949 बताए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत यानी बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया। हालांकि संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और 26 जनवरी का चयन 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में किया गया था। पूर्ण स्वराज 1930 के स्मृति में किया गया था। इसी कारण 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन करना था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी को पहले
बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि इसमें बार बार विनाशकारी बाढ़ आती थी। तो दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि इसमें बार बार विनाशकारी बाढ़ आती थी। इसलिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक विकास तथा जल प्रबंधन था। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने धम्म नीति अपनाई? किस शासक ने धम्म नीति अपनाई? तो धम्म नीति अपनाई ये अशोक ने। अशोक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक ने धम्म नीति अपनाई। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व के बाद युद्ध की नीति त्याग कर धम्म की नीति अपनाई। याद रखिए 261 ईसा पूर्व। धम्म का अर्थ किसी एक धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान, अहिंसा, दया, नैतिक जीवन, माता पिता का सम्मान तथा प्रजा के कल्याण पर बल देना था। अशोक ने अपने विचारों का प्रचार शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से कराया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून आपका यहाँ पे ये भारत हो गया, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम किधर से जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम आपका किधर साइड है? ये इधर साइड है। दक्षिण दक्षिण तो नीचे हो गया और पश्चिम तो पश्चिम इस साइड हो गया। तो भारत के पश्चिम साइड इधर कोना तरफ ही, यहाँ कोना तरफ हो गया। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम इधर से जाती है। दक्षिण पश्चिम ये दिशा हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने, यही आपका भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः इसी कारण होती है। सबसे पहले आपका केरल में वर्षा होता है, फिर वो उसे कुछ इधर जाता है और कुछ इधर जाते रहता है। यहाँ पे लिखा होगा, देखिए भारत में लगभग 75% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ पे देखिए 75% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि आपकी ये दिशा बताएं, ये दिशा है दक्षिण पश्चिम मानसून, इधर से जाता है। और गर्मियों में भारतीय भूभाग अधिक गर्म हो जाता है, जिसमें निम्न वायुदाब बनता है। हिंद महासागर से नमी से भरी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें भारत की ओर आती है और व्यापक वर्षा कराती है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग इसी वर्षा पर निर्भर करता है। इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर करता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अग्न्याशय से। अग्न्याशय, ऑप्शन बी पैंक्रियाज सही हो जाएगा। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं कि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो या उसका प्रभाव कम हो जाता है, तब मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इससे क्वेश्चन बनता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। पर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर क्या होगा? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। और यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप सभी देखते रहेंगे। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 का ए में अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया, जिसमें प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। इनकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसकी इनकी संख्या 11 हो गई, बढ़कर 11 हो गई। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का ए में है और अनुच्छेद 51 का ए में है। और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य सबसे पहले थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया एक और संविधान मौलिक कर्तव्य, जिनकी संख्या 11 बढ़कर हो गई, 10 से 11 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में सबसे अधिकतम किस नदी का उल्लेख मिलता है?
ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख सरस्वती नदी का मिलता है। सरस्वती नदी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सरस्वती नदी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है और इसे नदीत्मा नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास माना जाता है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत कम मिलता है, तो इससे क्वेश्चन एक बनता है ऋग्वेद में सबसे कम उल्लेख किस किस नदी का मिलता है? सबसे कम गंगा नदी का मिलता है। यह क्वेश्चन आपका बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे आपका पहले दिया गया है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाने जाते हैं? रेगोर मिट्टी कहा जाता है। यह लावा चट्टानों के अपक्षय से बनी होती है तथा नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। यह कारण है कि यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा दक्कन के पठार में है। फिर से देखिएगा, इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात तथा दक्कन के पठार में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कोशिका की खोज कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कर्क के पतले टुकड़े का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते समय छोटे छोटे कक्ष देखे जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया, यानी कोशिका नाम दिया। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोजकर्ता माना जाता है। बाद में लियोनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं की अवलोकन किया। तो मृत या जीवित यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो हम पहले रॉबर्ट हुक को मानेंगे। 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज किया, लेकिन जीवित कोशिका की खोज के बाद करेगा तो जीवित कोशिका की खोज अवलोकन जो लियोनहॉक ने पहली बार किया था, लियोनहॉक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का यानी रिपब्लिक का शब्द का क्या अर्थ है? राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गणराज्य का अर्थ है कि देश सर्वोच्च संवैधानिक पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि संविधान के अनुसार चुनाव द्वारा भरा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? किस यूनानी शासक का राजदूत था मेगास्थनीज? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। क्या? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था तथा पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। मौर्य काल से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? तो हम आपको हमेशा बताते आए हैं नाइट्रोजन, और ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। नाइट्रोजन ये हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? नाइट्रोजन की है। तो नाइट्रोजन, ऑप्शन सी को राइट कर लेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21%, बाकी सभी गैसों का पाया जाता है। और 0.93 आर्गन तथा 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन सीधे श्वसन में उपयोगी नहीं होगी, लेकिन पौधों की वृद्धि और नाइट्रोजन की चक्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कैग का उल्लेख संविधान के 148 अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में दिया गया है। इसको याद रखिएगा,
ये पॉलिटी से आपका पूछा जाता है। ये 148 वाला अनुच्छेद कैग का उल्लेख संविधान किसके अनुच्छेद में है? तो यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 148 में। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का प्रावधान किया गया है। कैग भारत सरकार और राज्यों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। सरकार और राज्य सरकारों के आय व्यय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा परीक्षण करता है। इसे भारत की वित्तीय जवाबदेही का प्रमुख संवैधानिक प्राधिकारी माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो ऑप्शन बी सही कर लेंगे, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई। इसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इस कार्यक्रम के कारण भारत विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। इस खोज ने आनुवंशिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें 1962 का नोबेल पुरस्कार मॉरिस विल्किंस के साथ प्रदान किया गया। 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? और आज के एग्जाम की बात करें, आजकल के सभी एग्जाम में ज्यादातर एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहे हैं, ज्यादातर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसीलिए एनसीईआरटी का आपके पास लेकर आए हैं। और ऐसे ही हमेशा टॉप क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, जो कि ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं सारे एग्जाम में, और ज्यादातर आने की संभावना जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। तो देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी को राइट कर लेंगे। भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है, और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो चलिए हम इनके बारे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका उद्देश्य भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन संचालन के मूल आधार माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें मौर्यकालीन प्रशासन, समाज, नगर व्यवस्था, कृषि तथा पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। मौर्यकाल के अध्ययन का यह प्रमुख विदेशी स्रोत है। तो इंडिका नामक पुस्तक लेखक मेगास्थनीज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। भारत में मुख्यतः अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी उगाई जाती है। कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बताइएगा। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, जो कि राइट
एवं लेफ्ट एट्रियम यानी अलिंद होता है, और निलय को हम कहते हैं वेंट्रिकल, राइट एवं लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां भाग अशुद्ध रक्त को, दायां भाग यानी देखिए या यहाँ से देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले सबसे पहले दायां अलिंद में आता है रक्त, दायां अलिंद में रक्त आता है शुद्धिकरण के लिए, अभी शुद्धिकरण नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि दायां भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक भेजता है, तो दायां भाग क्यों लिखा है यहाँ पे विस्तार से नहीं बताया गया, तो हम बता रहे हैं। तो दायां भाग में सबसे पहले अलिंद में आता है और उसके बाद निलय में आता है, दायां अलिंद और दायां निलय जाता है, दायां अलिंद और दायां निलय जाता है, उसके बाद निलय के बाद फेफड़ों तक भेजता है, निलय के बाद दायां अलिंद के बाद फेफड़ों तक भेजता है, और फिर अंदर ही अंदर फिर उसके बाद बायां अलिंद में पहुंच जाता है, जबकि बायां भाग शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। तो बायां अलिंद में आने के बाद बायां निलय में चला जाता है, फिर उसके बाद पूरे शरीर में पंप करता है। और 4 कक्षों वाला हृदय मनुष्य और अन्य स्तनधारियों की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संशोधन के 3 प्रकार से किए जाते हैं, संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ राज्यों की आधी विधानसभाओं की स्वीकृति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गीता महाभारत किस पर्व का भाग है? गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? भीष्म पर्व का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्री भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व एवं एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। कितने? 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया था। इसे भारतीय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बताइएगा। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है बताइएगा। आपका यहाँ पे सूर्य है, उसके बाद सबसे निकट ग्रह, यहाँ पे सबसे निकट ग्रह कौन होगा? तो सबसे निकट ग्रह बुध है, इसको जो कि सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो बुध ऑप्शन बी को सही कर लेंगे, सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। मरकरी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, मरकरी, इंग्लिश भी याद रखिएगा। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, अभी आपको बताएं। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह भी नहीं है, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह भी नहीं है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण इसे इसके तापमान में दिन और रात के बीच अत्यधिक अंतर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख तो निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति, अभी आपको फ्लड ऑपरेशन से आया था, वही था। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से दूध उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि की। उनके नेतृत्व में अमूल मॉडल पूरे देश में सफल हुआ और भारत विश्व का प्रमुख दूध उत्पादक देश बना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल का मुख्यतः निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है।
लाल रक्त कणिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त निर्माण की इस प्रक्रिया की हिमेटो हिमेटो यहाँ पे क्या है, हिमेटोपोएसिस कहा जाता है। हिमेटोपोएसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, बताइएगा कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन। हरिसेन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजयों का विस्तृत विवरण देने वाला अभिलेख है। इससे उसके दरबारी कवि एवं मंत्री हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा था। यह अभिलेख प्रयागराज यानी अभी प्रयागराज नाम है, लेकिन पहले नाम इलाहाबाद था, इसलिए कोष्ट में है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है और गुप्त काल के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत का सबसे अधिक अबरक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। झारखंड राज्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झारखंड। झारखंड भारत में अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विशेषकर कोडरमा क्षेत्र को कभी अबरक की राजधानी कहा जाता था। अबरक का उपयोग विद्युत उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उष्मारोधी पर सामग्री के निर्माण में किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गले के अग्रभाग में स्थित होती है और थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, जो शरीर की वृद्धि, विकास, उपापचय को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर या आवश्यकता पड़ने पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे तथा वित्तीय संसाधनों में वितरण से संबंध राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक है श्रावस्ती, याद रखिएगा, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिया था, श्रावस्ती। यहाँ हर्ष दीर्घ जो भी गलती हो उसे माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपतन मृगदाय में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म के प्रसार की शुरुआत हुई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? मीठे पानी की प्राकृतिक झील, इसमें भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में। वुलर झील, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण झेलम नदी की गतिविधियों से हुआ है। झेलम नदी की गतिविधियों से हुआ है। जबकि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सबसे खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ये जब भी आता है
खारे पानी के बारे में, तो दोनों का हम कंफ्यूजन कर देते हैं, जो कि एक राजस्थान में सांभर झील है और एक उड़ीसा में चिल्का झील। सबसे खारा की बात करें तो सांभर होता है, लेकिन सबसे बड़ा खारा यानी बड़े क्षेत्र में होता है खारा, वो आपका उड़ीसा चिल्का झील हो जाएगा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, और जैसे आपका फुल फॉर्म इसका होता है डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोज इससे ही याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे दिया गया है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा फॉस्फेट समूह तथा 4 नाइट्रोजनी क्षार एटीजीसी पाए जाते हैं। एटीजीसी पाए जाते हैं, यही अणु आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। 39 नंबर आते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? बंधुता फ्रेटर्निटी का उद्देश्य क्या है? बंधुता का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ है, प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना विकसित करना। भाईचारे की भावना विकसित करना, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुरक्षित रहे। यह भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में से एक है। चरक संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइएगा। चरक संहिता का संबंध आयुर्वेद चिकित्सा से। आयुर्वेद चिकित्सा चरक संहिता, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आयुर्वेद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके रचयिता आचार्य चरक माने जाते हैं। इसमें रोगों के कारण, निदान, उपचार, औषधियों तथा स्वास्थ्य जीवन शैलियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसे आयुर्वेद चिकित्सा का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। अब आते हैं 41 क्वेश्चन पे, और 10 क्वेश्चन और बचे हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत कोई राज्य धर्म नहीं है तथा सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण प्रदान करना है, प्रताप प्राप्त है। तो भारत का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी राजकीय धर्म नहीं है तथा सभी धर्मों को समान और सम्मान और संरक्षण प्राप्त है। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइएगा। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों इनका नाम है। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी नाम है इनका। तो अर्थशास्त्र मौलिककालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, प्रकार व्यवस्था, न्याय, विदेश नीति तथा शासन प्रणाली पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, यहाँ पे तीनों नाम दिया गया है। थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का महत्वपूर्ण होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक लॉ का उत्पादन किस राज्य में होता है? लॉ का बताइएगा। भारत में सबसे अधिक लॉ का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। उड़ीसा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लॉ उत्पादक राज्य है। यहाँ के केओंझार, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिले लॉ के लिए प्रसिद्ध है। भारत के इस्पात उद्योग बड़ा भाग उड़ीसा के लॉ पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? रक्त शुद्धिकरण किस अंग में होता है? गुर्दा, किडनी में होता है। रक्त शुद्धिकरण गुर्दा में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुर्दा। मानव शरीर में गुर्दे यानी किडनीज यहाँ पे लिखा हुआ है,
रक्त को छानकर यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त जल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं और प्रत्येक मूर प्रत्येक मुर्दे प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक गुर्दे में यानी प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त के निस्यंदन की मूल इकाई है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायाधीश का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। यह भारत सरकार सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया में पीपल बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में बोध गया का विशेष स्थान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माजुली असम ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदियों में से एक है। यह अपनी वैष्णव संस्कृति, सत्रों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी इसमें से कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगा, जांघ की हड्डी फीमर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फीमर यानी जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी है। यह कूल्हे को घुटने यानी नी से जोड़ती है, कूल्हे को घुटने से जोड़ती है तथा शरीर के भार का सहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष बताएगा, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे इनकी बात करें तो ये अस्थायी थे, यह अस्थायी अध्यक्ष थे जो कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। तो ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा इस पे देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में उसके बाद दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान लागू होने के बाद वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। चलिए आते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखते हैं। राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा कल्हण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। यह संस्कृत भाषा में रचित कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास है। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। भारतीय इतिहास के अध्ययन में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। और ऐसे ही हमेशा एनसीईआरटी और सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, ऐसा हमारे तरफ कॉन्टेक्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा ऐसे ही रेगुलर बने रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।